दोस्तों मैंने आपको लास्ट एक्सप्लेनेशन में बताया था कि काइजिन और वेस्टा ने मिलकर एक डिवाइस बनाया। हालांकि वो था तो प्रोटोटाइप, बट उसका काम था मैजिक यूज के सहारे एंटी मैजिक बैरियर को बनाना। यानी वो डिवाइस मैजिक का ही यूज करके एंटी मैजिक बैरियर बना सकता है। हालांकि उस डिवाइस को उन्हें सिटी के बाहर अलग अलग जगह पर लगाना होगा, जिससे टाइम पर उसकी सिक्योरिटी बनी रहे। बाद में फिर काइजिन समझाता है कि ये कैसे काम करता है। काइजिन कहता है कि इसके अंदर मैजिक एक्यूमुलेटिंग डिवाइस भी डाला गया है। यानी अगर मैं इसे सही समझ पाया हूँ तो ये डिवाइस बैरियर के मैजिक यूज को सोख कर फिर से रिसाइकल करते हुए उस बैरियर को मैजिक यूज प्रोवाइड करता है। अगर सरल शब्दों में कहूँ तो बैरियर से ही निकले मैजिक यूज के सहारे ये डिवाइस बैरियर बनाता है। यानी कि इस डिवाइस को सिर्फ एक ही बार मैजिक यूज प्रोवाइड करने की जरूरत है। मगर तब रिमरू को फिक्र होने लगती है, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेंट्रेटेड मैजिक यूज खतरनाक हो सकता है, ना कि सिर्फ ह्यूमंस के लिए बल्कि मॉन्स्टर्स के लिए भी। मगर वेल्डोरा को लगता है कि एक बार इस डिवाइस के बन जाने के बाद वो जितनी चाहे उतनी अपनी मैजिक्यूल एनर्जी को रिलीज कर सकता है। बट ये सच नहीं है। काइजन कहता है कि इससे तो वो डिवाइस ओवरलोड होकर फट जाएगा। तब ऑब्वियसली रिमोरू वेल्डोरा को डांटता है। मगर डियाब्लो रिमोरू को समझाता है कि वेल्डोरा के अंदर ढेर सारी एनर्जी भरी हुई है। मगर जिस तरह से वेल्डोरा ने अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को परफेक्टली सप्रेस करके रखा है, उससे वेल्डोरा के साथ साथ आसपास के लोगों को भी खतरा है। रिमोरू ने इस बारे में पहले कभी नहीं सोचा था, क्योंकि वो अपने ऑरा को बिल्ज़बूब के अंदर स्टोर करके रखता है। वो समझ जाता है कि बाय एनी चांस अगर वेल्डोरा अपनी मैसिव एनर्जी या ऑरा को रिलीज करता है तो उससे आसपास का एरिया इस कदर नष्ट हो जाएगा कि फिर वो जमीन बंजर वेस्ट लैंड हो जाएगी। नॉट टू मेंशन क्रिप्टस का भी आने का खतरा है। तब रिमरू वेल्डोरा को दिलासा देता है कि घबराओ नहीं, इसके बारे में मैं जरूर कुछ ना कुछ सोच लूंगा। बट फिर हिनाटा के इंग्रासिया से निकलने की खबर आती है, जैसा कि मैंने लास्ट एक्सप्लेनेशन की एंड में बताया था। दोस्तों हम आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि ये स्लाइम की एक्सप्लेनेशन का छठवां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो जाओ जाकर पहले वो देख लो, और उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब बढ़ते हैं आज के एक्सप्लेनेशन की ओर। तो चलो आओ यार शुरू करते हैं। दोस्तों नए चैप्टर की शुरुआत होती है आर्च बिशप रेहिम से, जो हिनाटा को सच बताने और मैसेज देने के बाद वहां से जा रहा था। तब उसे भी शक होता है कि जो मैसेज भेजा गया रिमरू की तरफ से वो मैसेज शायद बदला गया था, क्योंकि उसे पता है कि रिमरू हिनाटा से दुश्मनी से ज्यादा दोस्ती चाहता है। और इसलिए ही रिमरू ने रेहिम से उन सबको सब कुछ सच सच बताने के लिए कहा था, और आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए उसे लगता है कि ये बात डियाब्लो को रिपोर्ट करनी चाहिए। और फिर तब पीछे से कोई रहीम को बुलाता है। फिर नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं कि होली एम्परर का राजदूत हिनाटा को वहां अकेले ना जाने के लिए समझाता है, क्योंकि उसे लगता है कि डीमन लॉर्ड रिमरू के कहने पर उसे वहां अकेले जाने की जरूरत नहीं है। मगर हिनाटा ने पहले ही अपना डिसीजन ले लिया था। हिनाटा को लगता है कि उस ड्रैगन बस्टर स्वॉर्ड से भी बेहतर वेपन उसके पास है। शायद वो यहाँ लेडी लुमिनस की बात कर रही थी, क्योंकि हिनाटा को अभी भी यही लगता है कि रिमरू ने ही उससे फाइट करने के लिए चुनौती दी है। दोस्तों नेक्स्ट पेज से हमें पता लगता है कि रिमरू ने फिर एक बार उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े दे मारा है, क्योंकि हिनाटा की इंग्रासिया से निकलने की खबर आने के सिर्फ कुछ ही दिन पहले ही रिमरू गेल्ड को एक काम सौंपता है, और वो काम है एनिमल किंगडम के कैपिटल को रिलोकेट करना। वैसे कैपिटल को रिलोकेट करने का आइडिया मिलिम के एक्सपेंशन के बाद रिमरू ने ही उसे दिया था, तो मिलिम को लगा कि जिसने आइडिया दिया है उसी से ही काम निकलवाना चाहिए। इसलिए मिलिम ने ये काम रिमरू के ऊपर डाल दिया, और अब रिमरू वो काम गेल्ड के कंधों पर डाल रहा है। मगर गेल्ड के पास पहले ही ढेर सारा काम बाकी पड़ा है करने के लिए, क्योंकि सोर्सरर डायनेस्टी ऑफ थालियन का रोड भी रिमरू को ही बनाना है। तो ऐसे में गेल्ड एक काम बाकी पड़ा हो तो वो दूसरा काम कैसे कर सकता है। और वैसे भी ये प्रोजेक्ट कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। मगर गेल्ड के सामने प्रॉब्लम यह है कि उनके पास इनफ मैन पावर नहीं है जो इन सारे कामों को पूरा कर सके। रिमरू उसे सजेस्ट करता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे पास वॉर प्रिजनर्स हैं जिन्हें हमने इसी काम के लिए जिंदा रखा हुआ है। बट जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि वो सारे वॉर प्रिजनर्स गेल्ड और बाकी के हाई ऑर्ड्स की तरह इतने मेहनती और वफादार नहीं है। तो इसलिए गेल्ड को उनसे काम करवाने में थोड़ी परेशानी हो रही है, और यह बात मैंने अपने पिछले एक्सप्लेनेशन में भी कहा था। फिर तब रिमरू उसे 4 पेज का एक छोटा सा लेक्चर देता है। इन शॉर्ट रिमरू का कहने का मतलब बस इतना ही होता है कि वो जिस तरह चाहे उस तरह से वो वॉर प्रिजनर से काम करवा सकता है। यानी अगर वो चाहे तो नरमी से, और फिर अगर इससे भी काम नहीं बनता तो वो उनके साथ सख्ती से भी पेश आ सकता है। ये सब सुनकर गेल्ड में थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ गया, और वो इस काम को करने के लिए राजी हो जाता है। चलो अब आते हैं करंट टाइम में। हिनाटा के इंग्रासिया से निकलने की खबर के बाद रिमरू को यह भी पता चलता है कि 4 होली नाइट्स को भी हिनाटा का पीछा करते हुए देखा गया है। छोटे ग्रुप का आना मतलब वो लोग अभी भी बात करने में विश्वास रखते हैं। बट रिमरू को लगता है कि वो ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक वाली सोच हो जाएगी।
फिर रिमरू अनडेड एडलमैन को बुलाता है, क्योंकि एडलमैन किसी वक्त लेडी लूमिनस के लिए काम करता था। अब क्योंकि रिमरू के पास वेस्टर्न होली चर्च और लेडी लूमिनस के बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए उसने एडलमैन को समन किया है, ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन के सहारे थोड़ी बहुत प्रेडिक्शंस लगाई जा सके। एडलमैन बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि होली एम्पायर ऑफ रुबेरियस एक रिलीजियस नेशन है, जिसे रूल करती है गॉड लूमिनस। मैं वहां पर एज अ कार्डिनल प्रीस्ट काम करता था, लेकिन उस वक्त रुबेरियस ने कभी अपनी आर्मी को फॉर्म करने या उसे और ताकतवर बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। उस वक्त उनका सबसे बड़ा मकसद था लुमिनिज्म का प्रचार करना। मगर वो सब चीजें तेजी से बदलने लगी जब सेवन लुमिनारीज ने बदलाव करना शुरू किया। जब रिमरू ने सेवन लुमिनारीज कौन है इसके बारे में पूछा, तब एडलमैन समझाता है कि वो लोग किसी माइटी चैंपियन से कम नहीं है। उनमें से का हर एक बंदा वेल एक्सपीरियंस्ड है, जिसकी वजह से उन्हें रुबेरियस का चीफ एडवाइजर बनाया गया है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एडलमैन कहता है कि वो सेवन लुमिनारीज ही थे जिन्होंने उसे धोखा दिया और फिर उसे ही मार दिया, जिसकी वजह से उसका लुमिनिज्म पर से भरोसा हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। हालांकि वो अपने दोस्त के सीक्रेट आर्ट की मदद से रीइंकार्नेट होकर वापस तो आ गया, बट उसे अपना पूरा शरीर कभी नहीं मिला और ना ही उसे कभी मिलेगा। एडलमैन आगे कहता है कि रुबेरियस की पॉलिसी में हमेशा सेवन लुमिनारीज का हाथ होता ही है। अब हिनाटा उन सबसे ताकतवर है या नहीं, ये बात की बात हो जाती है, बट अगर उनकी तरफ से कोई सुझाव आता है या ऑर्डर्स आते हैं, तो हिनाटा के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। वो उनकी बात को ना टाल सकती है, ना नज़रअंदाज कर सकती है, और ना ही उन्हें मना कर सकती है। और फिर एडलमैन रिमरू को टेम्पल नाइट्स, रूक एलिट और उन क्रूसेडर्स के बारे में भी बताता है। ये सब सुनकर रिमरू थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसे लगा था कि वो जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है वो सारी इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड हो गई होंगी। मगर उसे रुबेरियस के करंट सिचुएशन के बारे में भी पता था, क्योंकि क्लेमन के जरिए सारी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचती रहती थी। फिर एडलमैन रिमरू को इनलाइटन रैंक के नाइट्स के बारे में बताता है, जो खुद को 10 ग्रेट सेंट्स बुलाते हैं। उनसे रिमरू को संभल कर रहने के लिए कहता है, क्योंकि रफाइल के मुताबिक इनलाइटन रैंक एक रेवोल्यूशनरी स्टेज है, जहाँ ह्यूमंस काफ़ी ट्रेनिंग करके ही हासिल कर सकते हैं। अगर कंपैरिजन करें तो इनलाइटन रैंक के वॉरियर्स एक डीमन लॉर्ड सीड के बराबर ताकतवर होते हैं, जबकि सेंट क्लास के वॉरियर इनलाइटन से एक लेवल ऊपर होता है, जो एक अवेकन डीमन लॉर्ड के जितना पावरफुल हो सकते हैं। यानी वो लोग तो खुद को 10 ग्रेट सेंट्स कहकर बुलाते हैं, बट वो सेंट लेवल है ही नहीं, वो लोग इनलाइटन लेवल के हैं। फिर रिमरू कहता है कि तब तो हिनाटा साकागुची एक सेंट लेवल वॉरियर होगी। उसने बस गैस किया है यहाँ पे। उस वक्त डियाब्लो वहां आता है और कहता है कि रहीम को किसी ने मार दिया है। रिमरू उसे पूछता है कि मुझे पूरी बात बताओ। तब डियाब्लो कहता है कि राइजन की रिपोर्ट के अनुसार वहां पर ऐसे रूमर्स हैं कि उसे मारने वाला कोई डीमन है, और उसके जवाब में आसपास के देश के टेंपल नाइट्स फालमूद के लिए रवाना हो रहे हैं, ताकि वो आर्च बिशप का कत्ल करने वाले डीमन को मार सके और फालमूद में चल रही सिविल वॉर में डायरेक्टली इंटरफियर कर सकें। फिर सोहे कहता है कि अगर वहां ये खबर फैल गई कि आर्च बिशप को मारने वाला डीमन चैंपियन योम को सपोर्ट कर रहा है, तो बाकी देशों के टेंपल नाइट्स और नोबल्स का सपोर्ट घूमकर चला जाएगा वहां के नए राजा किंग एडवर्ड के पक्ष में। सोहे की रिपोर्ट के मुताबिक टेंपल नाइट्स जो फालमूद के लिए रवाना हुए हैं, उनकी संख्या करीब 30,000 तक है। किंग एडवर्ड की सेना और वो 30,000 टेंपल नाइट्स अगर मिल गए तो फालमूद की हालत बद से बदतर हो जाएगी, और उसमें से भी अगर हमने योम को बैक करने के लिए री भेजी, तो वो देश फिर समझो अपनी कंगाली और बर्बरता से कभी नहीं उठ पाएगा। परिस्थितियों को देखकर रिमरू को लगता है कि हमारे लिए इस झमेले से दूर रहना ही ठीक होगा। फिर तो किंग एडवर्ड के पास कोई वजह नहीं होगी पुराने किंग एडमारिस पर हमला करने की। फियोन कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो उन लोगों पर आपका प्रभाव घट जाएगा और वो लोग रिमरू और जूरा टेम्पस फेडरेशन को फिर से लाइटली लेना शुरू करेंगे। एक बार फिर रिमरू इस भसड़ को खत्म करने का काम डियाब्लो को देता है, क्योंकि वहां पर लोग यही समझ रहे होंगे कि आर्च बिशप रहीम को डियाब्लो नहीं मारा है। इसीलिए रिमरू डियाब्लो को मौका देता है खुद को रिडीम करने का और असली कातिल को ढूंढने का। मगर बेनीमारू उसे सलाह देता है कि इन सब के चक्कर में तुम किसी इनोसेंट की जान नहीं ले लेना। तब डियाब्लो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसे करने के लिए रिमरू सामा ने मुझे मना किया है। फिर बेनीमारू उन 30,000 सिपाहियों वाली सेना का मुकाबला करने के लिए हमारी तरफ से रीइंफोर्समेंट भेजने की तैयारी शुरू करता है। मगर हिनाटा साकागुची और उसका पीछा कर रहे 4 होली नाइट्स वाली प्रॉब्लम अभी भी वहीं के वहीं है। चलो हिनाटा का सामना करने के लिए फिर भी रिमरू खुद है, मगर उसके पीछे आ रहे होली नाइट्स को भी संभालना होगा। तब वेल्डोरा सामने आता है और एक बार फिर रिमरू उसे अपनी बात में फंसाकर शांत कर देता है, क्योंकि रिमरू नहीं चाहता है कि वेल्डोरा इस तरह की किसी भी मामले में पड़े, क्योंकि एक बार अगर वेल्डोरा इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर बातचीत करने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं
कि होली एम्पायर पर्टिकुलरली वेल्डोरा को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में वेल्डोरा बीच में ना आए तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर सोहे एक और खबर ले आता है। वो कहता है कि लगभग 100 घुड़सवार इंग्रासिया से यहाँ आने के लिए निकले हैं और उन्हें उतना ही वक्त लगेगा जितना हिनाटा को यहाँ आने में लगेगा। मगर तब रीमारू फटाक से बेनीमारू से फोर्सेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए कहता है। रीमारू कहता है कि ध्यान रहे, पहले हमारा जोर होगा बात करने पर, बट फिर अगर लगेगा कि ये पॉसिबल नहीं है तब हम उस फोर्सेस का इस्तेमाल करके अपनी दुश्मन को मिट्टी में मिला देंगे। हमारे अपनों की जान हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। हिनाटा, अगर पॉसिबल होगा तो इस बार मैं तुमसे जेन्युइनली बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शिजुकी चाहिए स्टूडेंट के साथ मैं जिंदगी और मौत की जंग लड़ूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। बट आप ऐसे ही वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट है नई वीडियो के लिए तो कमेंट कर देना यार, मैं पढ़ लूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। I play Ruby cause she hoeing. Mr. Brownie, birds I'm flowing. He could drain my money growing. Give me brain war, total soaking. Squad, my voice in the ocean. Give me pussy and rub it with lotion. We evolved and it caused a commotion. Hit the plug with them hyper potions. Some hyper potion.